अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम खालिद है और आज हम बात करेंगे कि डिजिटल नोमैड वीज़ा जब हम ले लेते हैं यूएई का, उसके बाद एमिरेट्स आईडी और रेजिडेंस परमिट लेने का क्या तरीक़ाकार है। और इसमें कितना खर्चा आता है और पाकिस्तान से जो मैंने खुद से लिया है और जो प्रोसेस करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, इसका क्या तरीक़ाकार है, क्या-क्या प्रोसीजर होता है, कितना खर्चा होता है, इस पर हम मुख्तसर सी बात करेंगे। सबसे पहले मुख्तलिफ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप ये है कि आप पाकिस्तान में या जहाँ भी आप रह रहे हैं यूएई से बाहर, तो वहाँ से एंट्री परमिट अप्लाई करते हैं। एंट्री परमिट वो वीज़ा होता है, बेसिकली वीज़ा पेपर है, ई वीज़ा जिसकी बुनियाद पर आप यूएई में एंटर होंगे। अगर आप यूएई में रहते हुए अप्लाई करना चाहते हैं, ऑलरेडी आप यहाँ पर हैं, तो उसका प्रोसेस थोड़ा-सा डिफरेंट है और उसमें थोड़ी एक्स्ट्रा फीस भी चार्ज करते हैं। आई डोंट नो कि व्हाई जब आप यूएई में हैं तो उसकी कुछ एक्स्ट्रा फीस होती है, लेकिन यूएई की वेबसाइट के मुताबिक आप एक्स्ट्रा फी पे करेंगे अगर आप यूएई में हैं ऑलरेडी। तो अगर आप बाहर से अप्लाई करते हैं तो उसकी मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है कि उसका प्रोसीजर क्या है। पहली-पहली वीडियो मेरी इस सीरीज़ के अंदर प्लेलिस्ट में आप देखेंगे, तो आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप तफ़सील से देख सकते हैं कि एंट्री परमिट आप किस तरह से हासिल कर सकते हैं। तो दूसरा स्टेप आता है जब आप ले लेते हैं एंट्री परमिट आपका अप्रूव हो जाए। इस एंट्री परमिट की जो फ़ीस है हम साथ में बात करते रहेंगे कि कितना खर्चा आता है। तो जो एंट्री परमिट आपको मिल गया है उस एंट्री परमिट की जो फ़ीस है 388 दिरहम मैंने पे किए थे। मैंने ऑनलाइन पेमेंट किए कार्ड से तो कहीं-कहीं कार्ड के चार्जेज़ भी शामिल होते हैं। तो हो सकता है आपको 2-4 दिरहम ज़्यादा या 2-4 दिरहम कहीं ज़्यादा लग रहे हो। तो मैं जब भी एक्सपेंस काउंट करता हूँ अपने या एक्सपेंस बता रहा होता हूँ, तो मैं राउंड फिगर में 2-4 रुपए एक्स्ट्रा बता रहा होता हूँ ताकि आप कल अगर 2 दिन बाद ये खर्चा कर रहे हों और 2-4 रुपए इज़ाफ़ी खर्च हो जाएँ तो आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो राउंड फिगर में अगर आप लिखना चाहते हैं तो 400 दिरहम ये पहला खर्चा आपने लिख लेना है। आप जिस भी कंट्री से देख रहे हैं, पाकिस्तान में मैं जब कन्वर्ट करता हूँ तो दिरहम 80 रुपए के हिसाब से लगाता हूँ, हालाँकि 2-3 रुपए का फ़र्क है, कभी 76 चल रहा होता है, कभी 77 रुपए। तो 80 रुपए के हिसाब से आप 400 दिरहम को हिसाब कर सकते हैं। पहला स्टेप आपका है एंट्री परमिट या वीज़ा लेना। जो आप ऑनलाइन ले सकते हैं, खुद से अप्लाई करना चाहते हैं तो खुद से कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप किसी भी कंसल्टेंट से ये सर्विस ले सकते हैं। बहरहाल मेरी इस पे कंप्लीट वीडियो बनी हुई है इसी प्लेलिस्ट के अंदर, आप मेरे फेसबुक पेज पे भी देख सकते हैं, आप यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं कि किस तरह आप ये वीज़ा परमिट हासिल कर सकते हैं, एंट्री परमिट। उसके बाद दूसरा अमल है, अगर आप पाकिस्तान से कर रहे हैं तो पाकिस्तान से जब भी आप कोई भी एम्प्लॉयमेंट या वर्क वीज़ा लेते हैं या आप रेज़िडेंस परमिट लेकर आ रहे हैं तो उस वीज़ा के ऊपर आपका अ, प्रोटेक्टर लगता है, वीज़ा प्रोटेक्टर कहते हैं, ताकि आपकी ओपीएफ की जो मेंबरशिप है वो हो जाए और आपको मुल्क के अंदर इंश्योरेंस दी जाती है। अगर मुल्क के बाहर रहते हुए जब भी आपको खुदा न खास्ता किसी हादसे का सामना हो, किसी इमरजेंसी सूरत-ए-हाल का सामना हो, तो वो 10 लाख रुपए तक की इंश्योरेंस है। जो स्टेट लाइफ प्रोवाइड करता है पाकिस्तान में इमिग्रेशन ऑफ प्रोटेक्शन के नाम से डिपार्टमेंट है, वहाँ से आपको इसकी भी मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है। इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी कि किस तरह आप लेते हैं। इसका जो प्रोटेक्टर लेने का तरीक़ाकार है वो दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। एक ये है कि आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और आपको 2-4 घंटे के अंदर डॉक्यूमेंट्स वेरिफ़िकेशन के बाद आपको प्रोटेक्टर मिल जाता है, ई प्रोटेक्टर मिल जाता है आपको। उसकी फ़ीस जो है ₹10,000 है, ₹9,200 एग्ज़ैक्टली फ़ीस है। मैं पहले ही कहा कि मैं राउंड फिगर में बताऊँगा और 2-4 रुपए एक्स्ट्रा करके बताऊँगा ताकि आपको बाद में परेशानी का सामना ना हो। तो ₹10,000 आपका खर्चा आ जाता है ई प्रोटेक्टर लेने का, या अगर आप ऑफ़िस विज़िट करते हैं, मेरे केस में मैंने क्वेटा के ऑफ़िस से लिया था और मैंने ज़िंदगी में पहली बार पाकिस्तान में कोई ऐसा सरकारी ऑफ़िस देखा जहाँ पर लोग गाइड कर रहे थे। ना कोई रश था, ना कोई इज़ाफ़ी चाय-पानी का खर्चा लिया गया था। बल्कि फ़ौरन 20 से 25 मिनट में मेरा काम हो गया। टोटल 1 घंटे से कम ड्यूरेशन में मुझे प्रोटेक्टर मिल गया पासपोर्ट के ऊपर प्रिंटेड प्रोटेक्टर, नॉट ई प्रोटेक्टर फिज़िकली। तो वहाँ पर लोगों ने गाइड किया, ईज़िली वहीं पे बैंक चालान जमा हुआ, ₹9,200 का चालान, एग्ज़ैक्टली अमाउंट जो वेबसाइट पे मेंशन है, वही अमाउंट और बैंक के स्टैम्प के साथ, कोई इज़ाफ़ी पैसे नहीं देने पड़े। ये पाकिस्तान में मैंने ज़िंदगी में 35 सालों में पहला ऐसा सरकारी ऑफ़िस देखा है, मेरे तजुर्बे में, जिसने कोई इज़ाफ़ी चार्जेज़ माँगे, किसी ने तंग किए बगैर, क्यों आए हो, क्या करना है, क्यों ले रहे हो प्रोटेक्टर, ऐसे इज़ाफ़ी सवाल किए बगैर डायरेक्टली फ़ाइल देखी और मुझे मेरा काम कर दिया 15 से 20 मिनट में। तो ये दूसरा अमल है, आपका प्रोटेक्टर लगवाते हैं, उसके बाद तीसरा अमल ये है कि आपने फ्लाइट पकड़नी है और यूएई में एंटर हो जाना है। जब आप एंट्री परमिट लेते हैं तो आपके पास टोटल 60 दिन का टाइम होता है। इन 60 दिनों में आपने जो है एंट्री करनी है यूएई में और अपना प्रोसीजर जो है कंप्लीट करना है। एंट्री की डेट से लेकर फिर आपके पास 60 दिन का प्रोसेस है एमिरेट्स आईडी बनवाने के लिए।
एमरेट्स आईडी और रेजिडेंस कार्ड जो बनना है आपका 7 दिन का, वो टोटल मेरा जो टाइम लगा है 5 दिन का। मंडे से मैंने प्रोसेस शुरू किया था। कल जो जुम्मा गुजरा है उस दिन मुझे प्रोटेक्टर एमरेट्स आईडी और मेरा रेजिडेंस कार्ड मिल चुके थे दोनों। तो टोटल 5 दिन लगे और ये नॉर्मल प्रोसेस में लगा है। बहुत सारे दोस्तों ने जो मुझसे पहले आए हैं, जो मेरे साथ आए हैं, उन्होंने इमरजेंसी कराया था, अर्जेंट प्रोसेस कराया है एक्स्ट्रा फीस के बदले। किसी को 2 दिन में मिला है, किसी को 3 दिन में मिला है, किसी को 24 से 48 घंटे के अंदर भी एमरेट्स आईडी और जो रेजिडेंस कार्ड है वो मिल गया है। तो तीसरा प्रोसेस ये है कि आपने फ्लाइट पकड़नी है, यूएई में आ जाना है। दुबई पहुंचते हैं, शारजा पहुंचते हैं, अबू धाबी पहुंचते हैं, कहीं भी अरब एमिरेट्स में आपने लैंड करना है। उसके बाद अपना प्रोसेस स्टार्ट करना है। फ्लाइट्स और ये मैटर करता है आपकी अपनी चॉइस के ऊपर। कुछ लोग एमिरेट्स में आते हैं, कुछ पीआईए में आते हैं। हम गरीब लोगों को जो अवेलेबल थी कोयटा से फ्लाई दुबई, एक ही ऑप्शन था तो मैं उसी में आया। तो डिपेंड करता है आप कब फ्लाइट बुक कर रहे हैं, कहाँ से बुक कर रहे हैं। हर एयरपोर्ट के अलग हर एयरपोर्ट से आने की अलग फीस होती है। मतलब जो फ्लाइट के फेयर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो ये खर्चा मैं मेंशन नहीं कर रहा इसलिए क्योंकि जब भी आप करेंगे तो डिफरेंट होगा। मैं दिसंबर में आया था, मेरी जो टिकट 1.5 लाख की थी, अब वही टिकट जो है 70-80 हज़ार रुपए की मिल रही थी। तो डिफरेंट टाइमिंग में डिफरेंट फेयर्स होते हैं, डिफरेंट चार्जेस होते हैं। तो इसको स्किप करके वापस आते वक्त आप आ गए यहाँ पर, तो आपका पहला काम होता है यूएई में लैंड करने के बाद आपने एमिरेट्स आईडी के लिए एप्लीकेशन देनी है। जो इनके गवर्नमेंट सर्विसेज ऑफिस हैं, जो टोटली गवर्नमेंट ऑन नहीं करती, प्राइवेट कंपनीज के जरिए ये सेमी गवर्नमेंट प्रोसीजर होता है। आमिर सेंटर्स बने हुए हैं। आमिर सेंटर में आप जाएंगे, बेसिकली ये टाइपिंग सेंटर के नाम से मशहूर है यहाँ पर। किसी भी अप्रूव टाइपिंग सेंटर, आमिर सेंटर में आप जाएंगे, आपको जो करीब पड़ता है, और दर्जनों सेंटर हैं। आप किसी भी इलाके में रह रहे हैं, वहाँ को 10 किलोमीटर से कम एरिया में आपको कम से कम 2 सेंटर मिल जाएंगे। मैं गया था पहली बार जहाँ मैं रह रहा हूँ जेबीआर में, यहाँ से मुझे करीब सालिम सेंटर था। कुछ दोस्तों ने पहले गाइड किया आप सालिम सेंटर चले जाए, सिमार सालिम सेंटर में भी हो जाएगा, लेकिन वो सिर्फ जो है हेल्थ का जो काम है, मेडिकल टेस्टिंग वो करते हैं। आमिर सेंटर में आप जाएंगे, आपने एमरेट्स आईडी की एप्लीकेशन फिल करानी है और उसके साथ मेडिकल जो टेस्ट होना है उसकी एप्लीकेशन फिल करानी है। हर एप्लीकेशन फिलिंग के जो टाइपिंग के चार्जेस है वो 30 से 50 दिरहम है। वो आपने उनको देने हैं। इसके अलावा एमरेट्स आईडी 1 साल के लिए 250 दिरहम है, या 270 दिरहम है। इसके अलावा जो वेट है यहाँ का, वैल्यू एडेड टैक्स, जैसे पाकिस्तान में जीएसटी होता है वो टैक्स पड़ेगा, तो टोटल आपके 320 दिरहम आपको देने पड़ेंगे एप्लीकेशन फाइल फी के साथ, और उसकी जो एमरेट्स आईडी की 1 साल की फीस है। इसके बाद आपने मेडिकल टेस्ट के लिए एप्लीकेशन देनी है। मेडिकल टेस्ट की भी सेम 270 दिरहम की फीस है, और उसके साथ 30 या 50 दिरहम। आमिर सेंटर में है तो 50 दिरहम लगेंगे, सालिम सेंटर में है तो 30 दिरहम लगेंगे, डिपेंडिंग कि आप किसे। सिमार सालिम में है तो आपको डबल चार्जेस लगेंगे। सिमार सालिम जो है फौरी तौर पे आपको मेडिकल रिपोर्ट दे देता है। अच्छा, नॉर्मल प्रोसेस आप कर रहे हैं, अगर मेडिकल के सिर्फ हम बात कर रहे हैं, एमरेट्स आईडी एमरेट्स आईडी का प्रोसेस ये है कि आपकी एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो गई। इसके बाद अगला प्रोसेस है आपका मेडिकल रिपोर्ट के लिए। मेडिकल रिपोर्ट के लिए आप 2 ऑप्शन है आपके पास। अगर आप नॉर्मल प्रोसेस करते हैं तो 320 दिरहम आपके लगेंगे। टोटल 320 या 325 दिरहम में। मैं कोशिश करूंगा स्क्रीनशॉट लगा दूं अपने जो एक्सपेंस किए थे, मैं पहले भी फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर चुका हूँ। बहरहाल आप अंदर अपने एहतियात के लिए 350 दिरहम इसको मेंशन कर सकते हैं। तो 350 दिरहम आपकी मेडिकल की रिपोर्ट नॉर्मल के अंदर आपके लगेंगे। अगर आप अर्जेंट कराना चाहते हैं तो 725 आपके लगेंगे। आपको आधे घंटे के अंदर मेडिकल टेस्ट करके रिपोर्ट मिल जाएगी। मेरे केस में मैंने नॉर्मल प्रोसेस किया तो मुझे एग्जैक्टली 24 घंटे के बाद रिपोर्ट मिली। मैंने 3 बजे मैं सेंटर गया था, 5 साढ़े 5 बजे मेरी जो टेस्टिंग के लिए सैंपल लिए गए। एक एक्सरे करते हैं और 10-15 ml का खून निकाला मेरा अरबों ने। पता नहीं क्या किया है। तो रिपोर्ट के अंदर मुझे एतराज़ ये है कि उस पे सिर्फ लिख दिया कि सिवाय शर्म के मुझ में किसी चीज़ की कमी नहीं है, मैं फिट हूँ। कम से कम मेरा 10-15 ml का खून निकाला है। मुझे बताते तो सही कौन-कौन से टेस्ट किए हैं और उनका लेवल क्या है। शुगर लेवल टेस्ट किया है तो शुगर लेवल का लिख देते हैं। ब्लड चेक किया है, ब्लड प्रेशर लेवल वगैरह तो बता देते, लेकिन कुछ नहीं बताया। इस पे मुझे शदीद एतराज़ है। उन्होंने सिर्फ लिखा है कि मुझ में शर्म के अलावा किसी चीज़ की कमी नहीं है। सो फिट हूँ और मैं एमरेट्स आईडी ले सकता हूँ। बहरहाल ये नॉर्मल प्रोसेस में मेरा 5:30 बजे तक प्रोसेस हो गया था। 3 बजे मैं सालिम सेंटर पहुँचा था और 5-5:30 बजे मैं वहाँ से निकला था, और अगले दिन 6 बजे मेरी ईमेल पे रिपोर्ट आ गई थी। अच्छा, ये इतने कंजूस लोग हैं अरब, किसी चीज़ का प्रिंटेड डॉक्यूमेंट आपको नहीं देते सिवाय पेमेंट स्लिप के।
जो रिसिप्ट होती है उसके अलावा किसी चीज़ का प्रिंटेड डॉक्यूमेंट नहीं देते। एक एमरेट्स आईडी मिली है मुझे अब तक इतने सारे डॉक्यूमेंट्स इतने सारे पैसे देने के बाद, और वो पर्चियाँ मिली हैं, जैसे एटीएम से पर्ची निकलती है पेमेंट स्लिप के ऊपर जो आप पेमेंट कर रहे होते हैं, वो पर्चियों के अलावा कोई प्रिंटेड डॉक्यूमेंट इन्होंने नहीं दिया। ना रिपोर्ट का ना कुछ, सब कुछ ईमेल कर रहे होते हैं, व्हाट्सएप कर रहे होते हैं, बहुत कंजूस लोग हैं। ठीक है, पाकिस्तान में आप जाएँ तो कॉपी तो आपको देते हैं, 4-4 कॉपियाँ और अटेस्टेड करा के लेकर भी आनी पड़ती है। हर दूसरी गली में फ़ोटोकॉपी की 4-6 दुकानें हैं, यहाँ पता नहीं फ़ोटोकॉपी वाले बेचारे क्या करते होंगे, उनका कारोबार चलता है या नहीं। बहरहाल अगर आप नॉर्मल प्रोसेस कर रहे हैं तो आपको 24 घंटे के अंदर अंदर रिपोर्ट मिल जाती है। मेरे एक्सपीरियंस में कम से कम मुझे 24 घंटे में मेडिकल रिपोर्ट मिल गई। अगर आप अर्जेंट कर रहे हैं तो ये सारा प्रोसेस आपका 10 मिनट से 30 मिनट के अंदर होगा। सालिम सेंटर से जिन्होंने कराया है 30 मिनट के अंदर उन्हें रिपोर्ट मिल गई है। रिपोर्ट मिलने के बाद अगला स्टेप है आपका, आप जाएंगे रेजिडेंसी कार्ड अप्लाई करने के लिए, जिसे वीज़ा स्टैंपिंग कहा जाता है, या पाकिस्तान में ये इकामा मशहूर है क्योंकि अरबी में रेजिडेंस कार्ड को इकामा बोलते हैं। तो आप अब जाएँगे इकामा लेने के लिए, फिर आमिर सेंटर ही जाना है आपने। भले आपने पहला प्रोसेस मेडिकल वाला डायरेक्टली सालिम सेंटर से कराया था, तो अब आपको आमिर सेंटर लाज़मी जाना पड़ेगा, इकामा आपका वहीं से बनेगा। तो इकामा बनने का टोटल प्रोसेस 15 मिनट का है। आप जाएँगे, एक तो इनके जो आमिर सेंटर्स हैं, सेमी गवर्नमेंट सेंटर्स हैं, जो सर्विसेज़ गवर्नमेंट की प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ये इतने ज़बरदस्त सेंटर्स बने हुए हैं। मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ कि वो वक़्त ज़ाया करने वाली जो लोहे की चेयर है वो भी नहीं रखी हुई। सोफ़े सेट लगाए हुए हैं, रिवॉल्विंग चेयर रखी हुई है वेटिंग के लिए। सेंटर के अंदर जो है कैफ़ेटेरिया बना हुआ है, कैफ़ेटेरिया तक आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपका 15 मिनट से ज़्यादा का वेटिंग टाइम है आमिर सेंटर में, तो आपको पहले पहुँचते ही पानी ला कर देते हैं, फिर आपको चाय-कॉफ़ी भी पिलाते हैं। सरकारी ऑफिस के अंदर बिना पूछे मुफ्त में। तो ये नॉर्मल प्रोसेस वालों के लिए, जो इमरजेंसी के लिए डबल पैसे दे रहे थे, अर्जेंट के लिए दे रहे थे, उनको पता नहीं खाना खिलाते होंगे, क्या करते होंगे, मैंने पूछा नहीं है बहरहाल। नॉर्मल प्रोसेस में चाय भी मुफ्त में पिला रहे थे ये लोग। तो आमिर सेंटर में आप जाते हैं तो आपको 10 से 15 मिनट, अगर आपको वेटिंग करना पड़ता है तो 10-15 मिनट वो, और टोटल 10-15 मिनट का आपका फॉर्म जमा होगा। वही पासपोर्ट और ई वीज़ा चाहिए, ई वीज़ा का भी प्रिंट नहीं मांगते। मैं 4-4 कॉपीज़ लेकर आया था, लेकिन कोई एक कॉपी भी नहीं गई, वो चारों कॉपीज़ मेरे बैग में पड़ी हुई है, अब तक मैं घुमाता रहा हूँ 4 दिन इनको, पता नहीं क्यों लेकर आया था मैं। कुछ दोस्तों ने कहा था कि लेकर आएँ, कुछ मैं अटेस्ट भी करा के आया था। इवन कुछ लोगों ने कहा जिनको पहले ये डिजिटल नोमैड वीज़ा मिला है और वो पहले आए एमिरेट्स आईडी बनवाने, उन्होंने मुझे कहा कि अपनी डिग्रीज़ भी लेकर आएँ, वेरिफाइड डिग्री एचईसीएल से। मैंने आज तक किसी से डिग्री वेरीफ़ाई कराई नहीं। वो जो यूनिवर्सिटी वाली वेरिफ़िकेशन है वो लगी हुई है, बहरहाल मैं वो लेकर 4 कॉपीज़ उसकी कराई। मैंने 2-4 प्रोफ़ेसर साहब से ठप्पे लगवा लिए, जो 17 ग्रेड के ऑफ़िसर होते हैं। मैंने 18 वाले से करा लिया, भई बाहर जा रहा हूँ एहतियातन काम आएगी। लेकिन इन्होंने शायद मेरी शक्ल देखकर लग गया कि अनपढ़ जाहिल आदमी है, इससे क्या डिग्री माँगे, मुझसे किसी ने डिग्री माँगी ही नहीं, मुझे एमरेट्स आईडी ऐसे ही दी थी। शायद शक्ल देखकर ये फैसला कर लेते किससे डिग्री मांगनी है, किससे नहीं मांगनी। तो मेरी शक्ल देख कर लग जाता है कि जाहिल बंदा हूँ, क्या करूँगा डिग्री का, कहाँ से लाऊंगा डिग्री। तो मुझसे किसी ने डिग्री नहीं मांगी, बचत हो गई मेरी। अब मांग लेते तो मेरी बेइज्जती होनी थी, डिग्री पे जितने मार्क्स है मेरे, मैंने जलील ही होना था इधर। बहरहाल शुक्र है मैं बच गया, मुझसे किसी ने डिग्री विग्री नहीं मांगी। आपसे पासपोर्ट मांगते हैं एमरेट्स आईडी के टाइम भी, एमरेट्स आईडी की जो एप्लीकेशन है, और ई वीज़ा दोनों टाइम पर मुझे उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप पे क्यूआर कोड आगे कर दिया। ये क्यूआर कोड है, स्कैन करें और व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर दें, या ईमेल जो आपको ई वीज़ा की आई थी वो हमें फॉरवर्ड कर दें। ईमेल एड्रेस और उसका कोड जो है उन्होंने अपने टेबल पे रखा हुआ है। दोनों बहुत प्यारी खूबसूरत मोहतरमा आती है अरबी वाली, और बहुत अखलाक से बात करती है अरबी। एक तो हम तो वैसे ही गरीब लोग हैं, अरबी एहतराम से सुनते हैं कि कहीं कुरान पढ़ रही है कि गालियाँ दे रही है, समझ भी नहीं आता ना। लेकिन आपस में जब बात कर रहे थे तो मुझे लग रहा था कि कोई पुरानी हदीस ही पढ़ रही होंगी। बहरहाल अच्छी बात करती है, बहुत एहतराम से बात करती है। तो उन्होंने क्यूआर कोड आगे करके दिया, मैंने वो ई वीज़ा उनको फॉरवर्ड किया, और वो मुझे 10 से 15 मिनट, 10 मिनट भी नहीं लगे इस ड्यूरेशन में। उन्होंने कहा कि ये पेमेंट स्लिप है, आप जाकर पे करें। एक ये पेपर प्रिंट करके देते हैं जो इनवॉइस होती है, वो उधर ही आमिर सेंटर के अंदर ही पेमेंट होती है। मैंने पे करके वापस आया, पे करके वापस आने से पहले ही मैं कार्ड टैप किया है, तो मुझे इकामा जो है मेरे ईमेल पे मिल चुका था। तो इकामा मिलने के बाद अगला टाइम था, प्रोसेस होता है, आपने जाकर बायोमेट्रिक कराना होता है। अब ये जो बायोमेट्रिक का अमल है ये 100% गवर्नमेंट ओन्ड इंस्टीट्यूट में होता है। GDFRA शायद पूरा नाम मैं कहीं मेंशन कर दूंगा। गवर्नमेंट का वो डिपार्टमेंट है जो इमिग्रेशन रेजिडेंट्स की सर्विसेज को फैसिलिटेट करता है, और इस डिपार्टमेंट में जाकर आपने फिंगरप्रिंट कराने हैं।
ये तीसरा अमल है। इसकी फिंगरप्रिंट्स की जो एप्लीकेशन है आपकी, वो आमिर सेंटर वाले पहले ही टाइम पे फिल कर देते हैं। जिस दिन आपने ये ई आई डी की एप्लीकेशन दी थी, उसके साथ ही अपॉइंटमेंट मेरा बुक कर दिया था उसकी मोहतरमा ने। अपॉइंटमेंट मेरा था 2 दिन बाद का, जिस दिन रिपोर्ट आनी थी उसके अगले दिन एग्जैक्टली। तो एक दिन दरमियान में जो था, उस दिन मैंने इकामा ले लिया, तो मेरा काम इसलिए भी शायद जल्दी हो गया। तो मेरा अपॉइंटमेंट था 16 तारीख को 10:10 से 10:40 तक। मैं 2-4 मिनट पहले पहुंचा। मुझे जो वेटिंग का टोकन नंबर होता है, सॉरी, तो जो वेटिंग का टोकन नंबर होता है वो मुझे पकड़ा दिया गया। तो 4 लोग मुझसे पहले थे, उनका हो गया काम। तो उसके बाद जो है मेरा नंबर आया। मैं जाकर फिंगरप्रिंट्स ली। फिंगरप्रिंट्स में हमारे यहाँ तो सिर्फ या अंगूठा लिया जाता है या 4 उंगलियां स्कैन कराते हैं, लेकिन ये पूरा पूरा चंबा स्कैन कराते हैं। पहले आपके उंगलियों के ये हिस्से स्कैन होंगे, फिर अंगूठा स्कैन होगा, फिर हाथ स्कैन होगा। तो बहरहाल कंप्लीट जो आपका हाथ है आगे पीछे से मुकम्मल स्कैन कराते हैं। इवन ये साइड एजेस जो है उंगलियों के और हाथ से, ये सारा इसका पता नहीं क्या करना है उन्होंने, आगे पीछे से हाथ स्कैन करा के। अब पाकिस्तान में अगर मैं किसी को ऐसे हाथ दिखाऊंगा तो अच्छा नहीं समझा जाएगा, लेकिन ये खुद अपनी मर्जी से स्कैन कर रहे थे। अल्लाह जाने, वो जाने, अरबी जो भी करना है, बड़े अच्छे लोग हैं। हाथ स्कैन करके मुझे कहता है तो खलास हो गया, आप जा सकते हैं। मेरा 40 मिनट का अपॉइंटमेंट था। 30 मिनट का चार 4 या 6 मिनट लगे होंगे टोटल इस अमल में। वहां से मैं निकल के आ गया। बहरहाल कुछ देर में बैठा रहा। एयर कंडीशन बहुत अच्छे लगे होते हैं सरकारी ऑफिसों में, ना कल्टर वाले पंखे हैं इधर इनके पास, बहुत गरीब लोग हैं। अ, अच्छे अच्छे एयर कंडीशन चल रहे थे। तो मैंने कहा बाहर 44 सेल्सियस की गर्मी है। मैंने वहीं बैठकर मुफ्त का इंटरनेट भी इस्तेमाल किया और मेट्रो का टाइम देख लिया, बस कहाँ से गुजरेगी, मेट्रो कहाँ तक पहुँचूंगा मैं। तो वो मैंने देखकर अपना टाइम पूरा करके मैं वहाँ से निकल आया। और उसी दिन रात को 10:30 बजे 10:40 पर मैं वहाँ से आया हूँ। रात को मुझे 9:30 10 बजे के दरमियान मुझे कोरियर कंपनी का ईमेल आ गया कि आपकी इमरेट्स आईडी का ट्रैकिंग नंबर ये है और हमारे सेंटर में है। आपका घर का एड्रेस ये दिया हुआ है जहाँ मैं यहाँ रह रहा हूँ हॉस्टल में। मैंने वही एड्रेस दिया था इमरेट्स आईडी के लिए। तो कोरियर कंपनी का मुझे मैसेज आया था कि आपको इसी एड्रेस पे डिलीवर कर दी जाए, या आप एड्रेस चेंज करना चाहते हैं, या आप पिकअप करना चाहते हैं। तो मैंने पिकअप का ऑप्शन चूज़ किया, वहीं व्हाट्सएप में रिप्लाई करके। तो मुझे 18 सेंटर्स का कोई ऑप्शन आ गया कि ये आमिर सेंटर्स हैं जहाँ से आप पिक कर सकते हैं। तो मैंने मेट्रो के करीब का कोई एक स्टेशन देखा, बुर्जमन में है, वहाँ का चूज़ कर दिया कि मैं यहाँ से पिक कर लूँगा। मैंने रात को ये पिकअप का ऑप्शन लगा दिया। सुबह 4-5 बजे के दरमियान उनका मैसेज आया हुआ था कि आपकी इमरेट्स आईडी जो है रेडी है पिकअप के लिए। अच्छा, दरमियान में मैं सिर्फ ये जो इकामा वाला था उसकी फ़ीस बताना भूल गया। 425 दिरहम उसकी फ़ीस है इकामा वाले की। तो टोटल जो एक्सपेंस आए हैं, पहला अमल जब आप एंट्री परमिट लेते हैं पाकिस्तान में बैठकर, उसमें मेरे 388 दिरहम 400 दिरहम लगे थे, लगभग 12 दिरहम कम थे। तो वो, और यहाँ इमरेट्स आईडी मिलने तक जो सरकारी फ़ीस है, चालान इनके जितने भी आप पे करेंगे, उसका टोटल खर्चा 1500 दिरहम है। जो मेरा खर्चा हुआ है नॉर्मल प्रोसेसिंग के अंदर 1400 समथिंग को हो रहा है। तो एहतियातन मैं कह रहा हूँ कि आप 50-60 दिरहम जो बच रहे हैं वो एहतियातन आप काउंट कर लें। 1500 दिरहम के अंदर मुझे 1 साल का रेजिडेंस परमिट मिल गया है। इसके अंदर इसमें सिर्फ मेरी रिहाइश, खाना पीना, एयरलाइन की टिकट जो है वो शामिल नहीं है। वो हर बंदे की अपनी है। हो सकता है कुछ ऐसे लोग हों जिनको मुफ्त की रिहाइश मिल रही है, जिनके दोस्त अहबाब रहते हैं। हो सकता है नहीं, कुछ दोस्त जो आए हुए हैं, ये पीछे अगर आपको नज़र आ रहा है होटल है मूव इन टेक, वहाँ पर रह रहे हैं। 500 दिरहम पर डे खर्चा है। मैं ये 7 वाली बिल्डिंग में हॉस्टल में रह रहा हूँ। 50 दिरहम डेली का खर्चा है। तो डिपेंड करता है आपकी चॉइसेस के ऊपर। तो कुछ लोग जो है 10,000 दिरहम में ये काम करें, प्रोसेस करेंगे, 10 दिन रहेंगे तो 5,000 दिरहम उनका खर्चा हो जाएगा होटल का। मैं रहूँगा तो मेरा कम होगा शायद, उनका ज़्यादा हो जाएगा, 500 नहीं 5,000 दिरहम हो जाएंगे। बहरहाल जो भी है, ये अपनी अपनी चॉइसेस है। तो ये कंप्लीट प्रोसीजर था। हो सकता है कि अगर मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया है, अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी बात जो मुझे करनी चाहिए थी, डिटेल में बतानी चाहिए थी, नहीं बताई, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप पब्लिकली कमेंट करना अच्छा नहीं समझते तो हमने फेसबुक का ग्रुप भी बनाया हुआ है, व्हाट्सएप का ग्रुप भी बनाया हुआ है, वहाँ पर भी कमेंट कर सकते हैं। आकर पूछ सकते हैं सवाल। ग्रुप्स में भी आप कुछ लोग होते हैं मेरी तरह के जो शर्माते हैं, इंडिविजुअली पूछना चाहते हैं। तो अब मेरा नंबर गली मोहल्ले के पुलिस स्टेशन में भी मिल जाता है, पता नहीं क्यों हर दूसरे बंदे के पास है। कभी भी कोई मैसेज कर लेता है, कॉल कर लेता है। तो मैं सिर्फ इतनी वजाहत कर दूँ, कॉल उठाने के मामले में मैं बहुत निकम्मा बंदा हूँ। ठीक है, अगर आपको कोई अर्जेंट काम नहीं है मुझसे,
तसल्ली वाला काम है, आप चाहते हैं कि महीने डेढ़ में मैं रिप्लाई कर दूँ तो आप मुझे कॉल करें, पहला ऑप्शन। अगर आप चाहते हैं कि महीने डेढ़ में आपकी मेरी बातचीत हो जाए तो आप मुझे कॉल करते रहें, इंशाल्लाह डेढ़ 2 महीने के अंदर कभी ना कभी मैं कॉल पिक कर लूँगा या मैं आपको कॉल बैक कर लूँगा। अगर आप चाहते हैं कि बहुत अर्जेंट काम है, इमरजेंसी लगी हुई है तो आप मुझे ईमेल करें, ठीक है? मेरी ईमेल आपको वीडियो के नीचे कमेंट्स में, फेसबुक में कहीं भी मिल जाएगी। आप मुझे ईमेल करेंगे, मेरी पहली प्रायोरिटी में होता है ईमेल नोटिफ़िकेशन हाई प्रायोरिटी लिस्ट में। अ, कोई ईमेल शायद ज़िंदगी में ऐसा हुआ हो जिसको मैंने रिस्पॉन्स करते हुए, अगर किसी का ईमेल आया हो अर्जेंट रिस्पॉन्स करना बनता हो उसका और वो मैंने 1 घंटे से ज़्यादा टाइम लगाया हो रिस्पॉन्स करने में, तो मैं 60 मिनट से ज़्यादा कोई ईमेल, और मेरे पास डेली कोई 200 के करीब ईमेल आती होंगी, 2-250 ईमेल आती होंगी, और मेरे पास मैं शायद वाहिद ऐसा निकम्मा या वेला बंदा हूँ, कोई ईमेल अनरीड ईमेल मेरे पास नहीं पड़ी होती। मतलब जो देखने वाली होती है देख लेता हूँ, जो डिलीट करने वाली होती है डिलीट कर लेता हूँ। मेरे पास अनरीड ईमेल जो है मुझे बहुत तंग कर रही होती है। जैसे आपके पास हर लोग का अपना मसला होता है, व्हाट्सएप पे मैसेज कुछ लोगों को तंग कर रहे होते हैं, मुझे जो है अनरीड ईमेल जो है बहुत तंग कर रही होती है। कोई एक ईमेल आता है, मैं फ़ौरन खोल के पढ़ता हूँ, काम का है तो रख लेता हूँ, रिस्पॉन्स करना है तो रिस्पॉन्स कर लेता हूँ, विदिन मिनट्स कोशिश करता हूँ, लेकिन 60 मिनट से ज़्यादा, 1 घंटे से ज़्यादा मैं ईमेल रिस्पॉन्स में टाइम नहीं लगाता। अनटिल अनलेस के अगर कहीं बाहर हूँ, इंटरनेट नहीं है, तो इस एक्सेप्शन के अलावा। दूसरा केस होता है कि आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, और इसमें भी एक छोटी-सी गुज़ारिश है, इंतहाई माज़रत के साथ पहले ही, हाय, हेलो, इसके जवाब मैं नहीं देता। अब तीसरा वर्ड बोलूँगा तो फिर लोग काफ़र कहना दे। सिर्फ़ सलाम लिख दिया, अब 15-20 मिनट बाद, 2 घंटे बाद मैं देखूँ, मैं वालेकुम सलाम करूँ, फिर आप कहेंगे कैसे हैं? मैं कहूँ ठीक हूँ, बहुत बुरा हूँ, बीमार हूँ, खाँसी हो गई है। फिर आप पूछेंगे अच्छा कौन-सी टैबलेट ले रहे हो? ये ले लो। फिर उसके बाद 20 मैसेज के बाद आप मुझे कहेंगे कि यार ये वीज़ा के बारे में पूछना है, या आप मुझे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पूछना है, मुझे वेबसाइट बनवानी है, तो डायरेक्टली जो पूरी बात है लिख दें कि अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से ताल्लुक़ रखता हूँ, इस हवाले से आपसे काम था, ये काम है। तो मैं डायरेक्टली देखकर पूरा मैसेज पढ़ के रिस्पॉन्स कर दूँगा, कोशिश करूँगा। तो एक ही बार में रिस्पॉन्स हो जाएगा तो बहुत कम से कम मेरे लिए आसानी होगी, आपकी अपनी चॉइस है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं जल्दी रिस्पॉन्स करूँ आपको, तो मेरा तरीका वारदात ये है कि मैं चाहता हूँ कि एक ही मैसेज, मेरी प्रेफ़रेंस होती है टेक्स्ट मैसेज, लेकिन क्योंकि लोग प्रेफ़र करते हैं वॉइस नोट, तो मैंने अब आदत डालने की कोशिश की है। वरना ये जो वॉइस नोट थे ये उन लोगों के लिए थे जिनको खुदा ने उँगलियाँ नहीं दी, या लिखने पढ़ने से कासिर हैं। पाकिस्तान में, साउथ एशिया में जो लोग लिख पढ़ नहीं सकते, बेचारे, उन लोगों के लिए था वॉइस नोट का जो सॉल्यूशन है व्हाट्सएप की जानिब से या बाकी मैसेजिंग ऐप की जानिब से। लेकिन अब पढ़े लिखे लोग, हर कोई यही कर रहा होता है, प्रेफ़र करते हैं, तो मैं भी खुद को इस सिस्टम में ढालने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि वॉइस नोट पे रिस्पॉन्स भी कर दूँ, लेकिन वॉइस नोट सुन लेता हूँ, पहले मैं सुनता ही नहीं था। 6 महीने पहले तक मेरे किसी दोस्त से पूछ ले, वॉइस नोट आते थे, मैं किसी को रिस्पॉन्स ही नहीं करता था, मुझे अजीब लगता था सुनना ही। तो बहरहाल अब मैं सुन लेता हूँ, लेकिन अगर आप कॉल करके मुझसे जवाब चाहते हैं तो कम से कम आपके पास 60 दिन की जो लिमिट है, टाइम है, ड्यूरेशन, वो होना चाहिए, क्योंकि मैं कॉल का रिस्पॉन्स 60 दिनों में कर देता हूँ। इससे पहले कोई काम है तो आप कोशिश करें, ईमेल करें या व्हाट्सएप करें, कहीं और राब्ता करने की कोशिश करें। फ़ोन कॉल पर अगर आप राब्ता करने की कोशिश करेंगे, तो कम से कम आपको 60 दिन का टाइम चाहिए। ये मेरी ज़ाती प्रेफ़रेंस है, अब तक मैं कोशिश करूँगा, अगर ये समाज के असूलों के मुताबिक नहीं है, तो कोशिश करूँगा इसको बदलूँ, लेकिन अब तक मेरी प्रेफ़रेंस यही है। जो लोग इंतहाई क्लोज़ हैं मेरे, इवन मेरी बीवी भी जानती है कि उसे कोई अर्जेंट काम होता है, तो वो ईमेल कर देती है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देती है, कॉल नहीं करती। ना ही घर वाले, मेरे भाई-बहन, अम्मा-अब्बा, कोई भी मुझे कॉल नहीं करता, क्योंकि पता है कि मैं कॉल उठाऊँगा ही नहीं। मैं उठाता ही नहीं कॉल भाई। मेरी ऐसी सिचुएशन है, जो करीबी दोस्त हैं, जिनको कॉल पे बात करनी होती है, तो वो मैसेज करके पहले, ईमेल करके या व्हाट्सएप करके पहले पूछते हैं कि किस वक़्त आप अवेलेबल हैं, कॉल कर लें। और 2 ज़िंदगी में मैंने दोस्त बनाए, उनमें से एक बेचारे को 2 महीने हो गए, रोज़ मैसेज करता है, "भई कब फ़ारिग होंगे? कॉल कर ले, कॉल कर ले।" 2 महीने से तो मैं कैसेट से बात नहीं कर पा रहा था, तो किसी और से क्या बात करूँगा। उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होगी मेरी। बहुत शुक्रिया मुझे देखने का, बर्दाश्त करने का। अगर कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं कमेंट्स में। कमेंट्स में अच्छा ना लगे तो फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे डायरेक्टली मैसेज कर दें। कोशिश करूँगा, मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ कि मैं कोई ट्रैवल एजेंट नहीं हूँ, वीज़ा कंसल्टेंट नहीं हूँ। मेरी प्रोफ़ाइल पे जो कंसल्टेंट लिखा हुआ है लिंक्डइन के ऊपर या बाकी कहीं पर, तो मैं बिज़नेस कंसल्टेंसी देता हूँ, और वो भी ऑनलाइन बिज़नेस के हवाले से। मैं वीज़ा कंसल्टेंसी का बिज़नेस अभी तक शुरू नहीं किया, अगर फ्यूचर में कभी मेरा इरादा बना, तो मैं इसी तरह पब्लिकली बता के करता हूँ। मैं
एक असूल ये है मेरी ज़िंदगी का, मैं कहता हूँ कि बंदा कोई ऐसा काम ना करे जो बताने जैसा ना हो, बताने लायक ना हो ना पब्लिक में। तो ऐसा कोई काम करना भी नहीं चाहिए, कम से कम मैं नहीं करता जो पब्लिक में बताने लायक ना हो। मैं जो काम करता हूँ वो उम्मीद है कि पब्लिक में बताने जैसा होता है। कुछ लोगों को अब वो हजम नहीं होता तो वो उनका हाजमे का मसला है, लेकिन मैं तमाम ऐसे काम करता हूँ अपनी ज़िंदगी में जो बताने लायक है। तो अगर मैंने ये वीज़ा कंसल्टेंसी का काम किया, ये करने लायक है, ऐसा नहीं है कि कोई हराम काम है, बुरा काम है, लेकिन मैं अब तक नहीं कर रहा। तो अगर मैंने शुरू किया तो मैं आपको बता दूंगा कि ये काम भी मैं कर रहा हूँ, आप मुझसे जो है कंसल्टेंसी ले सकते हैं। लेकिन जब तक मैं नहीं कर रहा तो तब तक जो है आपकी और वीज़ा कंसल्टेंट देख लें, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं कोशिश करता हूँ कि वो मैं शेयर करता रहूँ। मैं डिजिटल मार्केटिंग की, मैंने वेब डेवलपमेंट का काम किया, मैंने ई-कॉमर्स का काम कर जो कर रहा हूँ अ, उसके बारे में भी वीडियोज़ बनाई हुई है, लोगों को बताया हुआ है, मुफ्त में बताया हुआ है, एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। हाँ, ऐसा नहीं है कि मेरे पेड कोर्सेज़ नहीं है, मेरा यूडेमी के ऊपर कोर्सेज़ पड़े हुए हैं पेड, जिसमें पैसे देने होते दे देता है। अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी में पेड कोर्सेज़ चल रहे होते हैं। किसी और यूनिवर्सिटी में कर रहे होते हैं, लेकिन इदारों से पैसे ले रहा होता हूँ, लोगों से अब तक नहीं ले रहा। तो अगर मूड बना तो ये भी ले लूँगा। ऐसा नहीं है कि ये कोई बुरा काम है। जब मूड बना तो ले लूँगा, बता दूँगा, ऐलानिया कहूँगा कि पैसे ले रहा हूँ, ये काम कर रहा हूँ, दे दो और काम करा लो। फिलहाल नहीं कर रहा, तो कोशिश करता हूँ जितनी इन्फॉर्मेशन है, जो एक्सपीरियंस है, वो शेयर करूँ लोगों के साथ। अ, बाकी कोशिश करें कि व्हाट्सएप का या जो मैसेजिंग का तरीक़ाकार है, वो इस्तेमाल करें। कमेंट करने का फ़ायदा ये होता है कि आप कमेंट करते हैं, 10 और लोगों का सवाल सेम सवाल होता है, तो उनको एक ही कमेंट के अंदर जवाब मिल जाता है 15-20 लोगों का। ग्रुप का भी यही फ़ायदा होता है कि जो सवाल आप कर रहे हो सकता है 4 लोग और हों, उनमें से कोई एक मुझ जैसा हो जो सवाल करते हुए भी डरता है, तो जब जवाब आ जाता है ग्रुप के अंदर, तो 4 और लोगों का भी फ़ायदा हो जाता है। इसलिए इंडिविजुअल मैसेज के बजाय मैं प्रेफ़र करता हूँ ग्रुप्स के अंदर कन्वर्सेशन या जो है पब्लिकली कन्वर्सेशन फेसबुक के ऊपर कमेंट कर दें आप, या फेसबुक ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पर आप कमेंट करेंगे, सवाल पोस्ट करेंगे, तो वहाँ पर जो जवाब आएगा अच्छा उसका एक फ़ायदा ये भी है कि वहाँ अकेला मैं नहीं, 10 और एक्सपर्ट भी बैठे हुए हैं जो फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में जो ये सारा एक्सपीरियंस कर चुके हैं, जो अपना तजुर्बा शेयर कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। मुझे देखने का, सुनने का, बर्दाश्त करने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।